दिस इज अ थायराइड ग्लैंड। ये तुम्हारे पास है, मेरे पास है, इवन जानवरों के पास है। बट इंडिया इज टुडे वर्ल्ड्स थायराइड कैपिटल। आज अलोन इंडिया में मोर देन 42 मिलियन थायराइड पेशेंट्स हैं, यानी 4.2 करोड़ से भी ज्यादा। और इसलिए ये वीडियो जरूरी है। नेक्स्ट कुछ मिनट्स के अंदर अपन लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में समझ लेते हैं। ये ग्लैंड रेगुलेट कैसे होता है और कैसे थायराइड रिलेटेड डिजीजेस को अपन मिटिगेट कर सकते हैं। सो थायराइड इज अ बटरफ्लाई शेप ग्लैंड, तो तुम्हारे एडम्स एप्पल के जस्ट नीचे होता है। एंड इट्स एन एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो दो टाइप की ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस वर्ड पे गौर करो। एंडो यानी अंदर, एक्सो यानी बाहर। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो तुम्हारी बॉडी के अंदर डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, जैसे एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरोन, मेलेटोनिन वगैरह वगैरह। ये सारे हार्मोन्स डायरेक्टली बॉडी के ब्लड स्ट्रीम के अंदर सिक्रीट होते हैं, जैसे बॉडी के फंक्शंस, डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर को अंदर से ऑल्टर कर सके। दस एंडोक्राइन। और इन्हीं एंडोक्राइन हार्मोन्स में से दो होते हैं T3 एंड T4, जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। पर उससे पहले एक्सोक्राइन भी समझ लो। अब एक्सो यानी बाहर, यानी जो ग्लैंड्स बॉडी के सरफेस पे सिक्रीशन करते हैं उन्हें अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, जैसे स्वेट हुआ, सलाइवा हुआ, पैनक्रियाटिक जूसेस हुए वगैरह वगैरह। लेकिन खुद सोचो, पैनक्रियास तो बॉडी के अंदर होते हैं, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे हुआ? वापस मेरी डेफिनेशन पे गौर करो। बॉडी की सरफेस के ऊपर जो पैनक्रियाटिक जूसेस पैनक्रियास रिलीज करती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस के ऊपर रिलीज किए जाते हैं, दस मेकिंग देम एक्सोक्राइन। बट ये बताओ, मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सीक्रेशन को हार्मोन्स बोला, तो दूसरी तरफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के सीक्रेशन को सीक्रेशन या फिर जूसेस क्यों बोला? देखो, हार्मोन्स का काम होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर को मेजर तरीके से ऑल्टर करना, जैसे सोना, लड़ना, मारपीट के समय भाग जाना, इवन तुम्हारी ग्रोथ। इन सारी चीजों को हार्मोन्स इफेक्ट करते हैं। और जो एक्सोक्राइन सिक्रेशन होते हैं वो तुम्हारी बॉडी में इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं करते, दस कॉलिंग देम सिक्रेशंस और जूसेस। अब थायराइड ग्लैंड तुम्हारी बॉडी में T3 एंड T4 हार्मोन्स को रिलीज करता है। अब देखो, हार्मोन्स से तो ऑब्वियस सी बात है कि थायराइड ग्लैंड तुम्हारी बॉडी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और ऐसा ही है। T3 एंड T4 हार्मोन्स मेजरली तुम्हारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म के रेट को कंट्रोल करते हैं, जिसे अपन लोग BMR भी बोलते हैं। आम भाषा में बोले तो BMR का मतलब तुम्हारी बॉडी कितनी तेजी से एनर्जी को यूटिलाइज करती है, तुम्हारी बॉडी की न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करने की स्पीड और उन्हें एसिमुलेट करना, ये सारी T3 एंड T4 हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। मोरओवर, T3 एंड T4 हार्मोन्स का नॉर्मल लेवल होना इज एसेंशियल फॉर चिल्ड्रंस ग्रोथ। इन दोनों हार्मोन्स के डिसरप्शन के कारण बच्चे नहीं तो बहुत लंबे, नहीं तो बहुत नाटे रह जाते हैं। इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। अब मैंने पहले क्या बताया, T3 एंड T4 हार्मोन्स तुम्हारे मेटाबॉलिक रेट को इफेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों हार्मोन्स तुम्हारी हार्ट रेट, टेम्परेचर, डाइजेस्टिव फंक्शन एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन को भी रेगुलेट करते हैं। अब देखो, थायराइड की बीमारी मेजरली दो तरीके से होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। अब जब बॉडी में T3 एंड T4 हार्मोन्स का लेवल नॉर्मल से नीचे आ जाता है, तो इस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। फटीग, वीकनेस, वेट गेन डिस्पाइट रिड्यूस्ड एपेटाइट, कोल्ड इंटॉलरेंस, ड्राई स्किन, हेयर लॉस, डिप्रेशन और मूड स्विंग, स्लो हार्ट रेट, कॉन्स्टिपेशन जैसी कई सारी प्रॉब्लम से पेशेंट सफर करता है जब उसके T3 और T4 लेवल्स नॉर्मल से लो होते हैं। T3 और T4 में ज्यादा होना भी तो खराब हो सकता है, और ऐसा ही है, इसे कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अब इस कंडीशन में अनइंटेंशनल वेट लॉस डिस्पाइट इंक्रीज्ड एपेटाइट, रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, हीट इंटॉलरेंस, इंक्रीज्ड बाउल मूवमेंट जैसी कई सारी प्रॉब्लम्स हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट सफर करते हैं, यानी T3 T4 लेवल्स का ज्यादा होना। अब बताओ, इंडिया में हाइपरथायरॉयडिज्म ज्यादा होगा या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म? इट्स हाइपो, यानी अंडर सीक्रेशन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन्स। पर थायराइड ग्लैंड का सीक्रेशन इफेक्ट कैसे होता है? इसका मेन कॉज इंडिया में बताया जाता है लैक ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट। आयोडीन चिकन, फिश, मीट, एग्स में अच्छा खासा होता है, और नमक में भी, पर हमारी डाइट्स इनकम्प्लीट है। इंडियंस की डाइटरी हैबिट कहीं ना कहीं हाइपोथायरॉयडिज्म को इंडिया में पनपा रही है। कुछ वेजिटेबल्स में भी अच्छा खासा आयोडीन होता है, लेकिन उन वेजिटेबल्स को रोजाना इंडियंस नहीं कंज्यूम करते, और इस कारण से थायराइड ग्लैंड सफर करता है। ऊपर से थायराइड की प्रॉब्लम हेरिडेटरी भी है, यानी कि अगर आपके दादा दादी को थायराइड की कभी प्रॉब्लम निकली है तो काफी ज्यादा हाई चांस है कि आगे जाके वो प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है, और इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इसको मिटिगेट कर सकते हैं, टर्मिनेट नहीं। अब जो हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, डाइटरी डेफिशिएंसीज के साथ साथ स्ट्रेस एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस से भी हो सकती है।
तो इसलिए डाइटरी डेफिशिएंसीज को कंट्रोल करने के साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एक्सरसाइज क्रूशियल है थायराइड को कंट्रोल रखने के लिए। अब थायराइड रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स मैंने नोट डाउन कराए हैं, अगर आप लोग ऐसा फील करते तो इमीडिएटली अपने TSH, T3 एंड T4 लेवल्स को चेक करवा लीजिए। हाइपोथायरॉइडिज्म के लिए यूजुअली डॉक्टर लेवोथायरॉक्सिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, मैं सिर्फ जनरली बता रहा हूँ। अब जो हाइपरथायरॉइडिज्म की प्रॉब्लम है इंडिया में इतनी बड़ी नहीं है। इंडिया की 10 से 15% पॉपुलेशन हाइपोथायरॉइडिज्म से सफर करती है, और वही दूसरी तरफ इंडिया की 1 या 2% पॉपुलेशन हाइपरथायरॉइडिज्म से सफर करती है। अब मैं वापस बता रहा हूँ, लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस काफी हद तक थायराइड की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी डाइट में आयोडीन, सेलेनियम, जिंक और विटामिन डी रिच फूड को इंक्लूड करने से थायराइड की फंक्शनिंग इंप्रूव हो सकती है। और थायराइड एज अ प्रॉब्लम का पीरियोडिक चेकअप बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये आपको हो गई तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपके आने वाली जनरेशन को भी बहुत इजीली डिटेक्ट हो सकती है। उस टाइम पे ब्रिटिश थे जो हम इंडियंस के हाल किए थे, क्या वो कहीं ना कहीं तक आज की डेट में हमारी थायराइड की प्रॉब्लम के लिए बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है? ये मेरे को कमेंट्स में बताना।